हेलो गाइस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये उसी सीरीज का पार्ट है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में फॉलो करी थी। बेसिकली हम लोग यूजीसी नेट और एमपी सेट की तैयारी कर रहे थे पेपर 1 के लिए, जो कि हर सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है। तो हम लोग बात कर रहे थे फोर्थ यूनिट कम्युनिकेशन के बारे में। तो आज के इस वीडियो को हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर हमने लास्ट वीडियो को छोड़ा था। तो अगर आपने इसके पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा कि पहले जाके आप उस वीडियो को देख लीजिए और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ से हमने क्लास को छोड़ा था हम लोग वहीं से बात करेंगे। तो हम निकाल लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया था। तो हम लोगों ने पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में कम्युनिकेशन की बात हो गई थी और आई थिंक कंपोनेंट्स की बात हो गई थी, है ना। तो अब हम लोग क्या है इसके आगे की बात कर लेते हैं। हमने शायद इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे, तो हम लोग बात कर लेते हैं अब बैरियर्स के बारे में। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं और इन बैरियर्स को हम लोग रिमूव कैसे करें, या एक क्या कह सकते हैं कि इन बैरियर्स को रिमूव करके हम लोग एक कम्युनिकेशन का इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस प्रकार से बना सकते हैं, हम लोग इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पहले बैरियर की, जो कि है हमारा लैंग्वेज बैरियर। अब लैंग्वेज बैरियर एज अ नाम से ही आपको समझ में आता है कि लैंग्वेज बैरियर किस प्रकार का बैरियर होगा। सपोज कि अगर मैं किसी एरिया में चले जाऊँ, जैसे कि मैं नॉर्थ से बिलोंग करता हूँ और अगर मैं साउथ में चले जाऊँ, तो जो साउथ की रीजनल लैंग्वेजेस है वो मुझे नहीं आती, तो मुझे उनसे कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मैं एक ऐसी लैंग्वेज चूज़ करूँगा, जैसे सपोज मैं इंग्लिश को चूज़ करता हूँ। तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हम दोनों को क्या रहेगी, अंडरस्टेबल रहेगी। तो मैं उनसे हिंदी में बात करने की बजाय मैं उनसे किस तरीके से बात करूंगा, कम्युनिकेशन कंप्लीट करने के लिए मैं इंग्लिश में बात करूंगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। जैसे कि सपोज अगर हम लोग बात करें, कोई फॉरेन का व्यक्ति हमारे एरिया में आ जाए और हम उससे हमारी रीजनल लैंग्वेज में बात करें, तो उसके साथ कम्युनिकेशन कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। जैसे कि मैं निमाड़ एरिया में रहता हूँ, तो हमारे यहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है जिसे हम निमाड़ी बोलते हैं, तो अगर मैं किसी फॉरेनर से निमाड़ी में बात करूँगा तो मुझे नहीं लगता कि वो मतलब अप्रोक्स 10 या 20% भी मेरी बात को समझ पाएगा। तो इसी प्रकार से जो पहला सबसे बड़ा बैरियर रहता है हमारे लिए वो रहता है लैंग्वेज बैरियर। सेकंड आता है हमारा इमोशनल बैरियर या फिर साइकोलॉजिकल बैरियर। अब इमोशनल बैरियर और साइकोलॉजिकल बैरियर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़े बैरियर है। अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, वो हमेशा पॉजिटिविटी की बात करता है ना, और अगर आप उसे जाके अपनी कंडीशन समझा रहे हो कि यार मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, या फिर मेरा तो टाइम खराब चल रहा है, या फिर मैं बहुत ज़्यादा फेलियर्स फेस कर रहा हूँ, है ना, आप जाके अगर उससे इस तरीके की बात करते हो तो वो आपके इमोशनल स्टेज से कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका इमोशनल स्केल या जो साइकोलॉजिकल स्केल है वो बिल्कुल अलग है। आप थोड़ी नेगेटिव बात कर रहे हो, आप थोड़े डिप्रेशन में जा रहे हो, तो वो आपको हमेशा पॉजिटिविटी की बात ही बताएगा कि अरे कुछ नहीं यार दोस्त, होता है, बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। और आप उसकी हो सकता है पॉजिटिविटी की बात सुनकर और ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाओ। कहने का ये मतलब है कि आपका और सामने वाले का जो इमोशनल लेवल है या फिर जो साइकोलॉजिकल स्केल है वो सेम होना चाहिए, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर साइकोलॉजिकल, ये तो मैंने बात कर ली आपसे इमोशनल बैरियर के बारे में। अब अगर मैं एक साइकोलॉजिकल बैरियर की बात करूं, तो आप ये बात समझिए कि कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा है ना, फर्स्ट या यूकेजी का बच्चा है। अब उसके सामने अगर मैं जाके 17 का टेबल स्टार्ट कर दूं, है ना, कि 17 बन जाए 17, 17 टू जा 34, या फिर मैं सिंपल ही बोल रहा हूँ कि 17, 34, 51, तो वो बच्चा क्या बोलेगा, वो आपके ऊपर हंसेगा, आपकी बात समझेगा क्या? बिल्कुल नहीं समझेगा। मतलब वो बच्चा तो ये बोलेगा ना कि ये सामने वाले जो भैया है या जो दीदी है या जो अंकल है या जो आंटी है, ये डिजिट्स या फिर नंबर्स को भी सीधे नहीं बोलते हैं, क्योंकि 17 के बाद तो 18 आता है। तो ये हमारा एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। अब अगर हम लोग बात करें हमारे तीसरे बैरियर की, तो तीसरे बैरियर की बात करते हैं हम लोग, जो कि है फिजिकल बैरियर। अब फिजिकल बैरियर बहुत ही ज़्यादा इजी है और समझने में बहुत ज़्यादा आसान है। फिजिकल बैरियर मतलब क्या है कि अगर सपोज कोई ऐसा व्यक्ति है जो बोल नहीं पाता है ना, तो एक तरीके से क्या हो गया, फिजिकल बैरियर हो गया। या फिर सपोज हम लोग किसी कार में बैठे हुए हैं, है ना, और आपका जो फ्रेंड है वो कार के बाहर है और कांच लगे हुए हैं, तो अब वो जो आप कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हो वो एक तरीके से फिजिकल बैरियर माना जाएगा, क्योंकि फिजिकली आपका जो मैसेज कन्वे होना चाहिए था एक जगह से दूसरी जगह पर, वो कन्वे नहीं हो पाया, है ना। तो ये सारी, या फिर आप कोई व्यक्ति है जो हकलाता है कभी कभी, या फिर कोई है जो जिसको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है, तो ये सारे जो बैरियर है ये कौन से आपके आ जाएंगे, फिजिकल बैरियर के अंडर आ जाएंगे। तो
तो अब हम लोग बात करते हैं कल्चरल बैरियर के बारे में। तो जो कल्चरल बैरियर होते हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है। मतलब सपोज इफ़ वी हैव टू पर्सन्स जो कि अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो उनकी जो मेंटेलिटी है वो कहीं ना कहीं वैरी करेगी एक दूसरे से, है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं जो स्टीरियोटाइप्स जिनके मन में रहते हैं, है ना, कि पहले से चीज़ों के बारे में जो प्री जजमेंट लगा लेते हैं, है ना। तो वो एक तरीके से इस कल्चरल बैरियर के अंदर आ सकता है। एक जो हमने एग्जाम्पल लिया था शहर वाला और गांव वाला, वो भी किसके अंदर आ गया, कल्चरल बैरियर में एक तरीके से आ सकता है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि कल्चरल बैरियर के कारण एक तरीके से साइकोलॉजिकल बैरियर भी क्रिएट होता है, आप एक तरीके से बोल सकते हो। बट दोनों चीज़ें क्या हैं, अलग अलग है ना। सिंपल सा है। अगर आपसे कोई बात करे प्रीजुडाइज की, या फिर जो पहले से लोग मेंटलिटी में अपने दिमाग में लेके बैठ जाते हैं, जिसको स्टीरियोटाइप्स भी हम लोग बोलते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, जो कि आती है कल्चरल बैरियर्स के ऊपर आती है ना। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सिमेंटिक बैरियर्स के बारे में कि सिमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं। तो जो सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं ये एग्जाम में आपसे अधिकतर पूछे जाते हैं कि सिमेंटिक बैरियर्स क्या होता है। कभी इसका एग्जाम्पल दे देंगे आपको, है ना, या फिर कभी आपको डेफिनेशन दे देंगे और आपसे बोलेंगे कि सिमेंटिक बैरियर क्या होता है ना। तो आपको सिंपल सा लॉजिक याद रखना है। सिमेंटिक बैरियर मतलब क्या, कि जब आपका जो मैसेज है ना, जो आपका मैसेज है वो तो क्या है, रिसीवर के पास पहुंच जाता है, बट उसका जो मीनिंग होता है ना, जो मीनिंग होता है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, उसका जो लॉजिक होता है मैसेज के पीछे का, वो वहां तक रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता, है ना। मतलब आपने बोला, सामने वाले ने सुना भी, और बट जो एक्चुअल आपका इंटेंशन था या फिर जो एक्चुअल मैसेज आप उसको कन्वे करना चाहते थे, वो उसके तक कन्वे नहीं हुआ, है ना। मतलब क्या बोल सकते हैं कि अर्थ का अनर्थ जिसको हम बोलते हैं ना, तो वो सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर का मतलब क्या है कि आपने जो मैसेज बोला है वो सामने वाले तक पहुंचे, बट वो उसको एक अदर वे में ले ले, है ना, एक बिल्कुल ही अलग रास्ते में ले ले। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, है ना। आपके छोटे भाई बहन होंगे या बच्चे होंगे आपके, आप उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा आप ये मत करिए, है ना, ये थोड़ा गलत चीज़ है, या फिर आप यहाँ पार्टी में रात को मत जाइए, है ना, या फिर आप ये काम करिए। तो बच्चे को कभी कभी क्या लगता है कि मेरे जो पेरेंट्स है या फिर जो मेरे बड़े भाई बहन है, ये क्या है, मुझे मेरे ऊपर रोक टोक लगा रहे हैं, है ना, मेरे ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं, या फिर ये हमेशा मुझे अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। तो इस प्रकार की चीजें होती है। बट आपका मैसेज ये था कि आप जो बच्चा है उसके भले का सोच रहे थे, है ना। और उस व्यक्ति ने क्या कर लिया, उस बच्चे ने क्या कर लिया, आपकी बातों को एक बिल्कुल अलग वे में ले गया। तो ये क्या है, ये एक सिमेंटिक बैरियर का क्या है, उदाहरण है। एग्जाम में एक बार पूछा भी गया था कि एक जो टीचर है वो बच्चे को होमवर्क ना करने पर उसे समझाती है, और जो बच्चा है वो टीचर के समझाने को एक अलग वे में ले लेता है, और घर पे पेरेंट्स को जाकर बोलता है कि जो टीचर है वो मुझसे सबसे ज्यादा हेट करती है और हमेशा मुझे ही टारगेट बनाते हैं। तो ये जो एक बैरियर हुआ, ये कौन सा बैरियर कहलाता है। तो आपको ऐसे टाइम नहीं सोचना है और सीधे आप किसके ऊपर टिक लगाओगे, सिमेंटिक बैरियर के ऊपर। सिंपल सा आप याद रखो, मैसेज रिसीव्ड बट डू नॉट अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन और लॉजिक बिहाइंड। ओके, तो ये हमारे क्या हो गए, 5 प्रकार के बैरियर्स हो गए। तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि इन बैरियर्स को हम लोग रिमूव कैसे करें। अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहते हैं तो उसके लिए इन बैरियर्स को कैसे रिमूव करें, क्या चीज़ें ज़रूरी है, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपके सामने है मेथड टू रिमूव बैरियर्स। तो सबसे पहला हम लोगों ने लिखा है नो द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द रिसीवर्स। ये वही बात हुई कि जब मैंने आपको बोला था कि सपोज किसी फर्स्ट या यूकेजी के बच्चे के सामने आप 17 का टेबल सुनाओगे, है ना, तो बच्चा तो यही बोलेगा कि देखो भैया को या दीदी को सीधे सीधे नंबर्स भी नहीं आते, वो 17 के बाद सीधे 34 बोल रहे हैं, फिर 51 बोल रहे हैं, है ना। तो बात यही है कि आपको सबसे पहले जो भी लिसनर है उसका, या लिसनर या फिर रिसीवर जिसको हम बोल रहे हैं, उसका हमें सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेवल देखना होगा। दूसरा, इंश्योर प्रॉपर फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर ऑफ द मैसेज, कि हमें इंश्योर करना होगा हर बार कि सामने वाले को मैसेज प्रॉपर रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। फीडबैक जरूरी है। जब हमने कंपोनेंट्स की बात करी थी, जब भी हमने बात करी थी किसके बारे में, हमारे फीडबैक के बारे में। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जब हमें बैरियर्स रिमूव करना हो, तो हमेशा एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें ये बात ध्यान रखना है, एक प्रॉपर फीडबैक ले हम लोग रिसीवर से कि उसे मैसेज पूरा प्रॉपर वे में मिला है या नहीं मिला है। उसके अंदर थर्ड आता है हमारा डेवलपिंग स्किल्स। डेवलपिंग स्किल्स का मतलब क्या है
मतलब ऐसा नहीं हो कि कम्युनिकेशन जब आप कर रहे हो तो कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी ही बात सुनाते रहते हैं, अपनी ही बात सुनाते रहते हैं और सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते, है ना? ऐसा बहुत सारे लोग आते हैं। तो ये भी एक तरीके से क्या है कि आपका के कम्युनिकेशन को इफेक्टिव वे में होने नहीं देगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने अंदर लिसनिंग स्किल्स भी डेवलप करना है। तो लास्ट में हमारा आ रहा है रिमूविंग एनी प्री नोटेशन एंड विदाउट एनी बायस। इसका सिंपल सा मतलब ये है, आप ये बोल सकते हो कि पहले से जो आपके मन में किसी चीज को लेके मनधारणा बनी हुई है, या फिर आपके पहले से आप किसी चीज को लेके अगर जजमेंटल हो या बायस्ड हो किसी चीज को लेके, तो आपको वो चीज को क्या है, खत्म करना पड़ेगा, है ना? मतलब अगर कोई व्यक्ति आ रहा है आपके पास में किसी दूसरे व्यक्ति की बात करने, है ना? सपोज हम एक कंपनी की बात करें, वहां पर एक एम्प्लॉय है, वो किसी दूसरे एम्प्लॉय की सपोज कंप्लेन करने आ रहा है ना बॉस के पास में, और बॉस क्या है, पहले से ही सोच के बैठा है कि नहीं नहीं, मेरा वो एम्प्लॉय तो बहुत बढ़िया है, बेस्ट एम्प्लॉय है। तो फिर वो भले कितनी भी गलतियां करे, या फिर वो व्यक्ति उस दूसरे वाले एम्प्लॉय की जितनी भी गलतियां बनाए, जो बॉस है उसको कभी भी वो बात समझ में नहीं आएगी। ऐसे अगर उल्टे तौर पे हम लोग बात करें कि अगर कोई किसी की तारीफ करने जा रहा है और आप पहले से ही उसके बारे में बहुत नेगेटिव थिंकिंग रख के बैठे हो अपने मन में, तो आपका उस कंडीशन में भी क्या है, दिक्कत आएगी आपको। तो ये हमारे बैरियर्स को रिमूव करने की कुछ मेथड्स है या फिर कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का नेचर कैसा होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का नेचर कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहली बात तो क्या है, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मतलब क्या है, जो हमने कंपोनेंट का साइकिल देखा था कि सेंडर से मैसेज रिसीवर के पास पहुंचे और रिसीवर से प्रॉपर फीडबैक आपका जाए, तो उस सॉरी, तो उस कंडीशन में आप क्या बोल सकते हो कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हुआ है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था करेक्टनेस। करेक्टनेस क्या होता है, तो करेक्टनेस भी क्या है कि आप जिससे भी बात कर रहे हैं, जिससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन कैसी होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, एकदम करेक्ट होना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अधूरा ज्ञान दे रहे हो या फिर गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हो, है ना? तो वो भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के नेचर में नहीं आएगा। तो आप जो भी मैसेज कम्युनिकेशन के दौरान दे रहे हो वो कैसा होना चाहिए, तो वो आपका हमेशा होना चाहिए करेक्ट। दूसरी बात आपके इसमें होना चाहिए क्या, क्लैरिटी। आपके इसमें क्या होना चाहिए, आपके इसमें क्लैरिटी होना चाहिए आपके मैसेज में। ऐसा नहीं कि आपका प्रोनाउंसिएशन खराब है या फिर आप कुछ बोल रहे हैं, सामने वाले को कुछ और साउंड हो रहा है। तो आप जो भी मैसेज सामने वाले को देना चाह रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए। इसके बाद अब हमारा कौन सा चौथा पॉइंट लिखा हुआ है, कॉन्शियसनेस। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ फ्यू वर्ड्स। इसका सिंपल सा मतलब है a lot of information, a lot of information in few words, few words। सिंपल सा मतलब क्या है, क्वांटिटी पे नहीं, हमें क्वालिटी पे विश्वास रखना है ना? सिंपल सा, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। थोड़ी सी बात करो बट दुनिया भर का हम क्या है, ज्ञान दे दें। जैसे उसमें होता है ना, आप सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ते हो, उससे बोलते हैं ना कि अल्प समय और अल्प धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो जाए। तो बिल्कुल सेम टू सेम क्या है, इसमें भी है कि आप कुछ वर्ड्स यूज करें और आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्या है, मिल जाए। उसके बाद में पांचवा बात होती है अंडरस्टैंडिंग की, कि आप जो भी मैसेज सामने वाले को दे रहे हैं वो अंडरस्टैबल होना चाहिए। वही आपको सामने वाले का क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको देखना पड़ेगा। दूसरा आपका होना चाहिए, इसके बाद में अंडरस्टैंडिंग हमने पढ़ लिया, इसके बाद में क्या होना चाहिए, इफेक्टिवनेस होना चाहिए। इफेक्टिवनेस मतलब आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है सामने वाले को, उसका एक इफेक्ट, उस मतलब वो एक इफेक्टिव वे में काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उल्टे घड़े पे पानी डाल रहे हो। आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है या फिर जो भी आपका कम्युनिकेशन हुआ है, उसका एक थ्रू आउट द रिजल्ट निकलना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे कि आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें इफेक्टिवनेस है। उसके बाद सेवंथ और लास्ट है आपका, सेवंथ और लास्ट कौन सा है, टू वे। जो आपका कम्युनिकेशन है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, टू वे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बंदा क्या है सुने जा रहा है, एक बंदा सुने जा रहा है और रिसीवर कुछ बोल ही नहीं रहा या फीडबैक भी नहीं आ रहा। तो वो आपका अगर इस प्रकार का कम्युनिकेशन होगा जो ओनली वन वे है, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के नेचर में काउंट नहीं होगा। तो ये आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा। हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा, तो अभी तक हमने पढ़ा कितने प्रकार के बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स के बाद में हम लोगों ने देखा इन बैरियर्स को रिमूव करने की क्या क्या मेथड्स होती है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा इफेक्टिव कम्युनिकेशन के नेचर क्या क्या है। और अब इसी कड़ी में हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और इस क्वेश्चन के बाद में हम लोग इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। और आने वाली क्लासेस में इसके आगे के टॉपिक्स हम क्या है डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो जितने ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिल सके आप उतने ज़्यादा क्वेश्चंस करें,
है ना। और अगर इस वीडियो से भी आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको अच्छा लगता है ये वीडियो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप फटाफट कमेंट में पूछ लीजिए बिना किसी हेजिटेशन के। आप बिल्कुल कमेंट करें, मैं आपकी बिल्कुल मदद करूंगा। तो अब आगे हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रीजुडाइस, है ना। प्रीजुडाइस का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? तो सबसे पहले तो आपको क्या है, प्रीजुडाइस का मतलब पता होना चाहिए। तो प्रीजुडाइस का मतलब यही होता है कि पहले से ही आप अगर किसी चीज़ को लेके जजमेंटल हो गए हो, या फिर पहले से आपके दिमाग में किसी चीज़ को लेके क्या नेगेटिविटी या फिर कुछ भी आपने थिंकिंग आपकी बना के रखी हुई है ना, तो वो प्रीजुडाइस से अंदर आएगा। तो आपको ये बताना है कि जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा वाला आपका सही ऑप्शन है प्रीजुडाइस से कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, जनरलाइज इवोल्यूशन स्पेसिफिकली ऑफ आउट ग्रुप मेंबर्स, नेगेटिविटी, बायस्ड परसेप्शन, या फिर ऑल ऑफ द अबो। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं, है ना। अब इसमें आई थिंक ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर प्रीजुडाइज की बात हो रही है तो सीधी सी बात है, बायस्ड आप होंगे, है ना। नेगेटिविटी भी आपके मन में आएगी। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, ऑल ऑफ द पॉइंट्स मेंशन बिलो आर बैरियर्स टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक्सेप्ट। आपको ये बताना है कि नीचे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनमें से कौन सा वाला इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बैरियर नहीं है ना। या फिर उसने बोला है कि उसको छोड़ के बाकी सब क्या है, बैरियर्स है। तो कौन सा वाला आ जाएगा? तो हमको सीधी सी पता है, डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बैरियर होगा, सीधी सी बात है ना। जो आपका इंफॉर्मेशन ओवरलोड होगा वो भी बैरियर होगा। बट अगर हम बात करें अब्सेंस ऑफ नॉइस की, तो अगर आपका कम्युनिकेशन वहां पर हो रहा है और नॉइस नहीं है तो आपका कम्युनिकेशन क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छे से होगा, है ना। तो क्या ये बैरियर हुआ? नहीं जी, ये बिल्कुल बैरियर नहीं हुआ। तो आपका सही वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये लिखा हुआ है, डिस्टर्बेंस दैट इंटरफेयर विद द ट्रांसमिशन रिसिप्ट और फीडबैक ऑफ अ मैसेज आर कॉल्ड। सिंपल सा ये कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर हमारा क्या है, क्वेश्चन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप इसको देखेंगे सीधा सा, अगर आप जो मैंने पीछे आपको डायग्राम बताया था लास्ट स्लाइड में, है ना, मैं आपको कुछ नहीं बोलता, आप सिर्फ ये डायग्राम को देख लीजिए। अगर आप इस डायग्राम को देख लेंगे तो आप खुद से ही आंसर बता देंगे। इससे ज़्यादा सरल सवाल आई डोंट थिंक कि कोई सा एग्जाम में हो सकता है। सीधे से ये डायग्राम के ऊपर क्या है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सही सोचा है आपने। कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नॉइस। ठीक है, इसका कौन सा आंसर आ जाएगा आपका? नॉइस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट पावरफुल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इन अ क्लास, है ना। जब आप क्लास ले रहे हो तो उस क्लास में सबसे बड़ा बैरियर कौन सा है? सबसे पावरफुल बैरियर कम्युनिकेशन में, पहला ऑप्शन आपको दिया है नॉइस इन द क्लासरूम, कंफ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, मोर आउटसाइड डिस्टर्बेंस इन द क्लासरूम, लैक ऑफ टीचिंग एड्स। आप चाहे तो इसको फिर से वीडियो को पॉज कर दीजिए, आपसे अपने खुद से सोचिए आप क्या आंसर आएगा, या फिर मैं आपको बता देता हूँ, है ना। ऐसे जब भी क्वेश्चन आए आपको तो एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? एक छोटी सी आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आप ये ट्रिक ध्यान में रखेंगे ना, तो जब भी आप पे क्लासरूम कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आएगा या फिर आप टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो हमेशा क्या है, आप पे क्वेश्चन आंसर हमेशा सही जाएंगे, है ना। आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ट्रिक क्या है? वो बेसिकली ट्रिक ये है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट्स का हमेशा भला सोचना है। क्या करना है हमें? स्टूडेंट्स का हमेशा भला सोचना है। और टीचर का क्या है, मतलब एक तरीके से बुरा तो नहीं बोल सकते, बट ज़्यादा जो मेहनत है वो टीचर के एंड पे होती है ना। मतलब स्टूडेंट्स का आपको हमेशा भला ही सोचना है। मतलब स्टूडेंट्स की कभी भी कोई गलती रहती नहीं है ना। जो मेहनत करना है वो टीचर्स को करना है। तो अगर आप ये मेंटेलिटी लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन कम्युनिकेशन के, क्लासरूम कम्युनिकेशन के और टीचिंग एप्टीट्यूड के आप क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना। टीचर चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, है ना, या फिर ये क्लासरूम कम्युनिकेशन के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, इनको आप इस ट्रिक से आप कर सकते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या सोचना है, स्टूडेंट का भला। और मेहनत ज़्यादा कौन करेगा?
टीचर। ठीक है, अगर दो चीज़ें आ रही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना है कि तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, टीचर ही होगा, है ना। टीचर प्राइमरी एंड पे काम करेगा और जो स्टूडेंट है वो सेकेंडरी एंड पे काम करेगा। तो हर चीज़ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, टीचर्स की। कुल मिला के हमको स्टूडेंट्स का भला सोचना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी एक इसी प्रकार का क्वेश्चन है। आपसे सिंपल पूछा है कि एक क्लास में सबसे ज़्यादा पावरफुल कम्युनिकेशन का बैरियर कौन सा होता है। नॉइस इन द क्लासरूम, कंफ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, मोर आउटसाइड डिस्टर्बेंस इन द क्लासरूम, लैक ऑफ टीचिंग एड्स। तो देखिए, आपको इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स का भला सोचना है ना, या फिर टीचर से मेहनत करवाना है। ये दो बातें आप ध्यान रखें, है ना। या फिर गलती किसकी है, टीचर की है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट एक ट्रिक के लिए आप बोल सकते हो कि आपको स्टूडेंट का भला सोचना चाहिए और टीचर से ही मेहनत करवाना है। आपको गलती या बुरा जिसको बोलते हैं वो टीचर का ही सोचना है ना। ये सिर्फ समझाने के पार्ट से है, मेरी मेंटलिटी बिल्कुल ऐसी नहीं है कि मैं आप लोगों को ये चीज़ें सिखा रहा हूँ, है ना। सिंपल सा एक ट्रिक है, आपको ध्यान रखना है। तो अगर इस क्वेश्चन का आप देखिए, अगर ये आप ट्रिक को यूज़ करें तो कौन सा आंसर आपको सही लगता है ना। सबसे सही यही वाला हो जाएगा, कन्फ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ टीचर। कि अगर टीचर ही कन्फ्यूजन में है, टीचर ही ये प्रॉब्लम में है, टीचर खुद ही खुद की बात नहीं समझा पा रहा है, तो बच्चा कैसे समझेगा, है ना। टीचिंग एड्स कम हुए तो भी चल जाएगा, क्लास के बाहर अगर डिस्टरबेंस है तो भी चल जाएगा, नॉइस है क्लासरूम में तो भी चल जाएगा। बट अगर टीचर ही कंफ्यूजन में है, समझाने वाला ही कंफ्यूजन में है, तो कहाँ से काम चलेगा, है ना। तो आपका कौन सा मोस्ट पावरफुल बैरियर हो गया, तो वो हो गया आपका कंफ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ टीचर। ओके, नेक्स्ट बात करने वाले हैं, नेक्स्ट बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना। तो हम लोग देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ये है हमारा, कम्युनिकेशन इन द क्लास फेल्स बिकॉज। ठीक है, फिर से बात आ गई किसकी, क्लासरूम की, या फिर क्लासरूम कम्युनिकेशन की। तो आपको वही जो ट्रिक मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताई है, हमेशा ध्यान रखना है आपको। ओके, तो क्या क्वेश्चन है हमारा कि कम्युनिकेशन इन द क्लास फेल्स बिकॉज, क्लास में कम्युनिकेशन फेल हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स आर इनअटेंटिव, टीचर इज मोनोटोनस इन डिलीवरिंग द मैसेज, द स्टूडेंट्स हैव नो इंटरेस्ट इन द लेसन बीइंग टॉट, देयर इज मच नॉइज इन एंड अराउंड द क्लासरूम। तो आपको स्टूडेंट्स को तो गलत कभी बताना ही नहीं है ना। स्टूडेंट हमारा भगवान है, ठीक है, भगवान को हम गलत नहीं बता सकते। तो पहला वाला ऑप्शन तो सीधा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा वाला भी क्या बोला है, इसमें भी स्टूडेंट को ही बुरा हम बोल रहे हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं, स्टूडेंट तो हमेशा सही होता है, भला सोचना है हमको स्टूडेंट का। उसके अलावा क्लासरूम में बहुत सारा नॉइस है, तो ये भी हमारा नहीं चलेगा। टीचर ही मैसेज डिलीवर करने में मोनोटोनस है, तो ये आपको क्या है, टीचर से मेहनत करवाना है। इसीलिए आपका कौन सा वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ये वाला आपका क्विज क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। तो अगर आपको इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो समझ में नहीं आया हो, या फिर आज जो भी हमने क्लास में पढ़ा है वो चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, है ना। और अगर आप नए हैं असली अचीवर्स पर, या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इसी प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ रेगुलरली आप जुड़े रहिए। और अगर इसके पहले के आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनकी लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।